हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MSO3 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि मॉडर्नाइजेशन थियरी, जो 1950 to 60 में डेवलपमेंट स्टडीज का मेन मॉडल थी, वो धीरे धीरे कैसे कमजोर पड़ गई। हमें बताना है कि इस थियरी के बेसिक आइडियाज क्या थे और फिर कौन से सोशल, इकोनॉमिक और थियोरेटिकल फैक्टर्स थे जिन्होंने इसको डिक्लाइन किया। साथ हाई ऑल्टरनेटिव थियरीज जैसे डिपेंडेंसी और वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी का भी जिक्र करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम एक ऐसी सोच थी जिसमें माना गया कि सभी सोसाइटीज एक हाई प्रोसेस से गुजरती है, ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ। ये मेनली वेस्टर्न मॉडल पर बेस्ड थी। थिंकर्स जैसे टेलकॉट पार्सन्स, W. रोस्टो और डैनियल लर्नर ने इसको डेवलप किया था। पर 1970 के बाद इस थियरी को यूरोसेंट्रिक और वेस्टर्न बायस्ड होने के लिए क्रिटिसाइज किया गया, जिससे इसका प्रभाव कम हो गया। मेन बॉडी। 1. ओवरव्यू ऑफ द मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम। मॉडर्नाइजेशन थियरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब था वेस्टर्न जैसे इंडस्ट्रियल और मॉडर्न सोसाइटी बनाना। ये मानकर चली कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वैल्यूज और इंस्टीट्यूशन सबके लिए बेस्ट मॉडल है। रोस्टो ने अपनी बुक स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1960 में डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस बताए, ट्रेडिशनल से लेकर हाई मास कंजम्पशन तक। ये थियरी कहती थी कि अंडर डेवलपमेंट देश के इंटरनल प्रॉब्लम्स का रिजल्ट है, जैसे बैकवर्ड कल्चर या पुअर एजुकेशन सिस्टम। 2. थियोरेटिकल और आइडियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म्स। यूरोसेंट्रिज्म। ये थियरी सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज को सुपीरियर मानती थी और दूसरे कल्चर्स को इग्नोर करती थी। एथनोसेंट्रिज्म। ये मानकर चलती थी कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल हाई आइडियल है। डिटर्मिनिज्म। सब देशों के लिए एक हाई डेवलपमेंट पथ मान लिया गया, जो गलत था। कॉलोनियल लेगेसी को इग्नोर करना। ये थियरी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और उसके इफेक्ट्स को बिल्कुल कंसिडर नहीं करती थी। एग्जाम्पल, अफ्रीका और एशिया के देश ट्रेडिशनल नहीं थे, बल्कि कॉलोनियल सिस्टम के थ्रू उनकी इकोनॉमी और कल्चर बदल गए थे, जो मॉडर्नाइजेशन थियरी समझ नहीं पाए। 3. इमर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव थियरीज। डिपेंडेंसी थियरी, एंड्री गंडा फ्रैंक, समीर अमीन, कहती है कि अंडर डेवलपमेंट का मेन रीजन ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जहां पुअर नेशंस रिच नेशंस के कंट्रोल में है। वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी, इमैनुअल वॉलस्टाइन, को-पेरिफेरी मॉडल के थ्रू ग्लोबल इनइक्वालिटी को समझाता है। नियो मार्क्सिस्ट व्यू। मॉडर्नाइजेशन थियरी को कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का टूल माना गया, जो कोल्ड वॉर के दौरान US इन्फ्लुएंस को बढ़ता था। इन सब थियरीज ने फोकस को इंटरनल से हटाकर ग्लोबल स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज पर शिफ्ट किया। 4. एम्पिरिकल और प्रैक्टिकल फेलियर्स। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए गए, वो मोस्टली फेल हुए, खासकर एशिया और अफ्रीका में। लोकल कल्चर्स को इग्नोर करके इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज्यादा फोकस दिया गया, जिससे इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। वेस्टर्नाइजेशन को डेवलपमेंट समझना एक बड़ी गलती थी। ये सिर्फ एलीट क्लास के फायदे के लिए काम करता था। 1980 के बाद ग्लोबलाइजेशन और न्यू सोशल मूवमेंट्स ने मॉडर्नाइजेशन थियरी के फ्लॉस और एक्सपोज किए। एग्जाम्पल, इंडिया में मॉडर्नाइजेशन बेस्ड ग्रोथ से रूरल अर्बन गैप बढ़ा और लोकल डेवलपमेंट मॉडल्स को नजरअंदाज कर दिया गया। 5. राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्न और अल्टरनेटिव पैराडाइम्स। मॉडर्नाइजेशन थियरी के डिक्लाइन के बाद नए मॉडल्स आए, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, अमर्त्य सेन, जिसमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज पर फोकस किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट ने कल्चर और लोकल पार्टिसिपेशन को इंपॉर्टेंस दी। आप डेवलपमेंट को एक इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस के रूप में समझा जाने लगा। कंक्लूजन। आखिर में, मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम इसलिए डिक्लाइन हुआ क्योंकि ये सोसाइटीज की रियल कंडीशंस और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझा ही नहीं पाया। ये वेस्टर्न सेंट्रिक और रिजिड मॉडल डेवलपिंग नेशंस के लिए फिट नहीं था। इसके बाद जो नए थियरीज आए, उन्होंने ग्लोबल इनइक्वालिटी, कल्चर और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करके डेवलपमेंट स्टडीज को एक नया डायरेक्शन दिया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you.
Let's see the next question. Question 2. Critically examine the human development approach. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच को डिटेल में समझाना है, इसका मतलब, ओरिजिन, मेन फीचर्स और इसकी खामियां। साथ ही हमें ये बताना है कि ये अप्रोच ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल से कैसे अलग है और डेवलपमेंट पॉलिसीज पर इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सिर्फ इनकम बढ़ाने पर नहीं, बल्कि लोगों के जीवन और उनके चॉइसेस को बेहतर बनाने पर फोकस करता है। इस अप्रोच को अमर्त्य सेन ने कंसेप्चुअली डेवलप किया और महबूब उल हक ने इसे प्रैक्टिकल शेप दी। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट तभी मीनिंगफुल है जब लोग हेल्दी, एजुकेटेड और क्रिएटिव लाइफ जी सकें। 1990 से यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में पॉपुलर बनाया। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन आइडिया है कि प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं, बल्कि लोगों के जीवन के क्वालिटी और फ्रीडम को बढ़ाना है। अमर्त्य सेन के कैपेबिलिटी अप्रोच के मुताबिक डेवलपमेंट का मतलब है लोगों के पास उन जिंदगियों को जीने की फ्रीडम देना जिसे वो वैल्यू करते हैं। महबूब उल हक ने इसे प्रैक्टिकल बनाते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (HDI) बनाया, जिसमें 3 इंडिकेटर्स शामिल हैं: हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, लिटरेसी और इनकम, जीडीपी पर कैपिटा। पहला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 ने कहा था, पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशंस। 2. की फीचर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। इस अप्रोच में लोग ही विकास का सेंटर है, पैसा नहीं। मल्टी डायमेंशनल फोकस। हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और एनवायरनमेंट सब पर ध्यान दिया गया है। कैपेबिलिटी एनहांसमेंट। लोगों की एबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज को इंप्रूव करना इसका मेन गोल है। इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस है। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। लोगों को अपने फैसलों में शामिल करने की बात की गई है। एग्जाम्पल, नॉर्वे जैसा देश जहां HDI हाईएस्ट है, एजुकेशन और हेल्थ केयर पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। 3. अचीवमेंट्स और इम्पोर्टेंस। पॉलिसी इम्पैक्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ने दुनिया भर के पॉलिसीज को बदला। ऑल्टरनेटिव टू जीडीपी, HDI ने एक नया मेजर दिया जिससे प्रोग्रेस को होलिस्टिकली समझा जा सकता है। सोशल जस्टिस फोकस। जेंडर, पॉवर्टी और एनवायरनमेंट जैसे इश्यूज पर ध्यान बढ़ाया। एम्पावरमेंट ओरिएंटेड। लोगों को उनके लाइफ चॉइसेस के लिए एम्पावर करना इसका मेन मकसद है। एग्जाम्पल, भारत में 1990 के बाद एजुकेशन और हेल्थ पर पॉलिसीज ज्यादा फोकस होने लगी, ह्यूमन डेवलपमेंट थिंकिंग के इफेक्ट के कारण। 4. क्रिटिसिज्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। सिंपलिस्टिक इंडेक्स। HDI सब एस्पेक्ट्स कवर नहीं करता, जैसे पॉलिटिकल फ्रीडम या इनइक्वालिटी। क्वांटिफिकेशन प्रॉब्लम। नंबर्स पर ज्यादा फोकस होने से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल निग्लेक्ट। मार्क्सिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ये अप्रोच क्लास और कास्ट जैसे डीप इश्यूज को एड्रेस नहीं करती। वेस्टर्न बायस। ये मॉडल कभी कभी वेस्टर्न आइडियाज ऑफ प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करता है और लोकल कल्चर को इग्नोर करता है। एग्जाम्पल, कई डेवलपिंग कंट्रीज में HDI बढ़ने के बावजूद इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट हाई रही। 5. कंटेम्पररी रेलेवेंस। आज के ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल एज में भी ये अप्रोच रेलेवेंट है क्योंकि ये ह्यूमन एम्पावरमेंट पर फोकस करती है। UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) इसी फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। कोविड-19 पैंडेमिक ने दिखाया कि जिन देशों ने हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट किया था, वो ज्यादा रेजिलिएंट रहे। कंक्लूजन। ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच ने डेवलपमेंट का पूरा नजरिया बदल दिया, जीडीपी से लेकर ह्यूमन वेलबींग तक। इसकी कुछ लिमिटेशंस होने के बावजूद यह अप्रोच सबसे इंक्लूसिव और पीपल ओरिएंटेड मानी जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि विकास का असली मकसद लोगों की जिंदगी सुधारना है, सिर्फ इकोनॉमी नहीं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Critically examine the concept of sustainable development. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझाना है और इसके मेन प्रिंसिपल्स को बताना है। साथ ही हमें इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिकली एनालाइज करना है, यानी इसके प्रोज और कॉन्स दोनों डिस्कस करने हैं। आंसर में थियरी, एग्जाम्पल्स और ग्लोबल पर्सपेक्टिव इंक्लूड करना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन तीनों का बैलेंस बनाया जाता है। 1987 के ब्रंटलैंड रिपोर्ट अ कॉमन फ्यूचर ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया। रिपोर्ट के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आज के जरूरत पूरी करते हुए फ्यूचर जनरेशंस की जरूरत को कॉम्प्रोमाइज ना करना। ये आइडिया अब वर्ल्ड पॉलिसीज जैसे एजेंडा 21, एमडीजी और एसडीजी का मेन बेस बन चुका है। मेन बॉडी 1. मीनिंग और कॉर प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 पिलर्स पर बेस्ड है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी विकास के साथ रिसोर्स वेस्टेज कम करना, सोशल सस्टेनेबिलिटी इक्वालिटी, जस्टिस और ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना, एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी नेचर और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। इसका में फोकस इंटरजेनरेशनल इक्विटी पर है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए फेयरनेस। 2. हिस्टोरिकल इवोल्यूशन और थियोरेटिकल व्यूज। 1960 to 70 के दौरान एनवायरनमेंट के खतरे के वजह से ये आइडिया उभार कर आया। 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ने एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। 1987 ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को डिफाइन किया। 1992 रियो समिट और 2002 जोहानिसबर्ग समिट ने इस कॉन्सेप्ट को ग्लोबल लेवल पर स्ट्रेंथन किया। थियरीज। इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन थियरी कहता है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी इनोवेशन से एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर सकती है। पोस्ट डेवलपमेंट थियरी कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वेस्टर्न एजेंडा है जो डेवलपिंग कंट्रीज पर इम्पोज होता है। 3. गोल्स और स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस के एसडीजी 2015 में 17 गोल्स दिए गए, जैसे गरीबी और भूख मिटाना, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज से लड़ना, इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करना। स्ट्रैटेजीज। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल फार्मिंग और कंजम्पशन पैटर्न्स बनाना, स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंटल लॉज और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना, लोकल कम्युनिटीज को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना। 4. क्रिटिकल एवैल्यूएशन, स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस। स्ट्रेंथ्स। लॉन्ग टर्म और बैलेंस्ड ग्रोथ प्रमोट करता है, ग्लोबल कोऑपरेशन और एनवायरनमेंटल अवेयरनेस बढ़ता है, पॉलिसीज और एजुकेशन सिस्टम्स में सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड होती है, कंपनी सीएसआर के थ्रू एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ले रही है। लिमिटेशंस। कॉन्सेप्ट बहुत वेग और ब्रॉड है, इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स एनवायरनमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस ले लेते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये वेस्टर्न प्रेशर लगता है, पॉलिसी और प्रैक्टिस में गैप है, स्पेशली पुअर कंट्रीज में। डिस्पाइट एफर्ट्स, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम्स अभी भी मेजर इशू है। 5. इंडियन पर्सपेक्टिव और एग्जाम्पल्स। इंडिया ने अपने 5-year प्लान्स, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC में सस्टेनेबिलिटी को इंक्लूड किया। एग्जाम्पल्स। MG नरेगा लाइवलीहुड के साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, स्वच्छ भारत अभियान सैनिटेशन और हेल्थ इंप्रूवमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन। लेकिन अभी भी पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन जैसे चैलेंजेस बने हुए हैं। कंक्लूजन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी सोच है जिससे हम प्रोग्रेस और एनवायरनमेंट दोनों का बैलेंस बना सकते हैं। ये एक होपफुल फ्रेमवर्क है, लेकिन इसकी सक्सेस के लिए पॉलिटिकल विल, इक्वालिटी और पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर सब मिलकर काम करें तो सस्टेनेबिलिटी एक रियल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बन सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Examine the constitutional guarantees for women development in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि भारत के संविधान ने महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से प्रोविजंस दिए हैं। इसमें हमें फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और अन्य लीगल प्रोटेक्शंस के बारे में लिखना है, जिससे विमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारत का संविधान दुनिया के सबसे प्रोग्रेसिव संविधानों में से एक है जो सभी नागरिकों को समानता और गरिमा का अधिकार देता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने समझा था कि महिलाओं के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, इसलिए उन्होंने उनके विकास के लिए खास प्रोविजंस दिए। आज ये प्रोविजंस विमेन एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बन गए हैं। मेन बॉडी। 1. फंडामेंटल राइट्स और जेंडर इक्वालिटी। आर्टिकल 14, कानून के सामने सब लोग बराबर है। इस आर्टिकल के तहत महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर कानूनी सुरक्षा मिलती है।
आर्टिकल 15 राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। साथ हाई आर्टिकल 15(3) के जरिए महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाना अलाउड है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबरी का मौका दिया गया है। आर्टिकल 21 इसमें राइट टू लाइफ का अर्थ है गरिमा के साथ जीने का अधिकार। इसमें हरेसमेंट और वायलेंस से सुरक्षा भी शामिल है। एग्जाम्पल विशाखा वी स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्कप्लेस हरासमेंट के लिए गाइडलाइंस दी थी। 2. डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP ये प्रिंसिपल सरकार को एक न्याय और समानता पर आधारित समाज बनाने के लिए गाइड करते हैं। आर्टिकल 39 अ एंड डी पुरुष और महिला दोनों को रोजगार और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 42 महिलाओं के लिए मैटरनिटी रिलीफ और अच्छी वर्किंग कंडीशन का प्रावधान है। आर्टिकल 45 बच्चों के अर्ली केयर और एजुकेशन पर जोर दिया गया है जो महिलाओं के विकास से जुड़ा है। आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए स्टेट को गाइड करता है। एग्जाम्पल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 इसी प्रिंसिपल्स के अनुरूप बनाए गए। 3. फंडामेंटल ड्यूटीज और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आर्टिकल 51A हर नागरिक का कर्तव्य है कि महिलाओं की गरिमा के खिलाफ किसी भी क्रिया को त्याग करे। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए 33% सीट्स रिजर्व की गई है। इससे महिलाओं को पॉलिटिकल पावर मिला है। आज देश भर में 1.4 मिलियन से ज्यादा विमेन लीडर्स ग्रासरूट्स लेवल पर काम कर रही है। एग्जाम्पल केरला और राजस्थान के ग्राम पंचायत में महिला नेताओं ने हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में काफी अच्छा काम किया है। 4. लीगल और इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स संविधान के आइडियल को लागू करने के लिए कई कानून बनाए गए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 जिससे एक ऑफिशियल बॉडी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है। ये सब लॉस महिलाओं के अधिकारों को ग्राउंड लेवल पर मजबूती देते हैं। कंक्लूजन संविधान के द्वारा दिए गए गारंटीज महिलाओं के विकास के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। इनके जरिए वीमेन को सिर्फ प्रोटेक्शन है नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग और नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेशन का मौका भी मिलता है। फ्लैट जरूरत है इन लॉज को ग्राउंड पर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की ताकि जेंडर इक्वालिटी का असली अर्थ पूरा हो सके। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Let's see the next question. Question 5. Discuss the Marxian idea of development. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कार्ल मार्क्स के डेवलपमेंट के विचार समझाने हैं। मतलब ये बताना है कि मार्क्स के हिसाब से विकास कैसे मटेरियल कंडीशंस, क्लास स्ट्रगल और प्रोडक्शन के तरीकों पर आधारित है। साथ ही ये भी लिखना है कि मार्क्स ने इकोनॉमिक और सोशल चेंज को कैसे एक दूसरे से जोड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन। मार्क्सियन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी मानी जाती है। कार्ल मार्क्स ने विकास को सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल प्रोसेस माना जिसमें समाज अपने प्रोडक्शन के तरीकों और क्लास रिलेशंस के बदलने के साथ बदलता है। उनके हिसाब से डेवलपमेंट एक ऐसी जर्नी है जो फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म और फिर सोशलिज्म तक जाती है। मार्क्स का मेन फोकस मटेरियल कंडीशंस, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और लेबर के रोल पर था। मेन बॉडी। 1. मटेरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स के मुताबिक हिस्ट्री का बेस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है जिसे वो मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। समाज के लॉज, पॉलिटिक्स और कल्चर सब इसी बेस पर डिपेंडेंट होते हैं। हर सोसाइटी अपने डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस से गुजरती है जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। हर सिस्टम के अंदर कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं जो उसके खत्म होने और नए सिस्टम के आने का रीजन बनते हैं। एग्जाम्पल फ्यूडल समाज में लैंडलॉर्ड्स और पेजेंट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स ने कैपिटलिज्म को जन्म दिया। वैसे ही कैपिटलिज्म के अंदर बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट के कॉन्फ्लिक्ट से सोशलिज्म आएगा। 2. क्लास स्ट्रगल इज द इंजन ऑफ डेवलपमेंट। मार्क्स कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल हाई विकास का मेन इंजन है। हर समाज में एक क्लास होती है जो प्रोडक्शन के मीन्स को कंट्रोल करती है और दूसरी क्लास होती है जो अपनी मेहनत बेचती है। जब एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है तो नई सोशल मूवमेंट्स और रेवोल्यूशंस शुरू होते हैं।
यही क्लास स्ट्रगल पुराने सिस्टम को तोड़कर नए सिस्टम को जन्म देता है। एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान वर्कर्स ने कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिससे सोशलिस्ट मूवमेंट्स शुरू हुए। 3. कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट एंड इट्स कॉन्ट्रडिक्शंस। मार्क्स मानता था कि कैपिटलिज्म ने प्रोडक्टिव फोर्सेस को डेवलप किया और ग्लोबल मार्केट्स बनाए, ये इसका पॉजिटिव रोल था। लेकिन कैपिटलिज्म के अंदर है इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन और एलियनेशन भी बढ़ते गए। कैपिटलिस्ट्स प्रॉफिट कमाने के लिए वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जब ये कॉन्ट्रडिक्शंस एक्सट्रीम हो जाती है तो वर्कर्स रिवोल्ट करते हैं और सोशलिज्म का जन्म होता है। की टर्म्स, एलियनेशन, जब वर्कर अपने काम और प्रोडक्ट से अलग महसूस करता है। सरप्लस वैल्यू, वो प्रॉफिट जो कैपिटलिस्ट को मिलता है वर्कर की अनपेड लेबर से। 4. सोशलिज्म एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। मार्क्स के हिसाब से डेवलपमेंट का फाइनल स्टेज सोशलिज्म या कम्युनिज्म है, जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सबके पास मिलके होते हैं। इस स्टेज में इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम सबके लिए होती है। रियल ह्यूमन डेवलपमेंट तब होती है जब एक्सप्लॉयटेशन और एलियनेशन खत्म हो जाए। इस समाज में लेबर क्रिएटिव होती है और लोग प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि समाज के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल, अर्ली सोवियत यूनियन और मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स ने मार्क्स के आइडियाज को अपनाने की कोशिश की, जैसे इक्वालिटी और पब्लिक ओनरशिप पर जोर देना। कंक्लूजन, मार्क्सियन डेवलपमेंट एक ऐसा मॉडल है जो कैपिटलिज्म की आलोचना करता है और एक न्यायपूर्ण समाज का विजन देता है। मार्क्स के हिसाब से डेवलपमेंट एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है जो क्लास स्ट्रगल से चलती है। उनके विचार आज भी इनइक्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल जस्टिस के डिबेट्स में रेलेवेंट है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।